हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंडियन एयरफोर्स की रेगा का मॉक टेस्ट करने वाले नंबर 14 है, ये पार्ट 14 है। इसके पहले हमने 13 मॉक टेस्ट कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके सर्च करो, प्लेलिस्ट मिल जाए तो बढ़िया होगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके पहले जो भी क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं उन सबकी मॉक टेस्ट की या फिर क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई है, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको 12-13 हज़ार बच्चे मिलेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। अभी अगर आप वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हो बाई करने के लिए, तो ज़्यादा सोचो मत, अभी A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगी वीडियो सोल्यूशन के साथ में। आपको एक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर पाओगे। और वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज हमारे मॉक पे एप्लीकेशन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप अगर आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से बाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कम टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो वाई ग्रुप की, जिसको हम लोग अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं, तो ये जस्ट 600 रुपये में आप आराम से बाई कर लो A2Z स्टडी यहाँ पे बैचेस को। और इस बैच के अंदर ना आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, ये टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस बैच के अंदर हो तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, रगा की भी इंग्लिश की भी बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा आपको वाई ग्रुप की। हमारी जितनी पीडीएफ आएंगी पेड पीडीएफ, वो सब इस बैच के अंदर आपको मिलते जाएगा। तो आप ज़्यादा सोचो मत, इस बैच को जल्दी से क्या करना है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, इस बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। कम टाइम में अगर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, तो ये बैच आपको बहुत काम आने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत लिमिटेड में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अगर आप एक्स ग्रुप से हो, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, या फिर वाई ग्रुप से आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, तो हमारे पास ये इंग्लिश की अलग बैच भी है। सिर्फ आप इंग्लिश को 250 रुपीज़ में बाई कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर सब मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ भी ना समझ में आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम जो एज होता है, अल्पतम जो एज होता है, वो कितना होना चाहिए। जब राज्यसभा का पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, 30 या फिर 35। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है भाई, याद रखना है इसको। याद रहे ये कितना है, 30, तो बोलोगे सर 35 हमने पढ़ा। देखो, लोकसभा का होता है 25 और राज्यसभा का होता है 30, 35 नहीं, ठीक है। दोनों में से किसी का 35 नहीं है। आपको याद रखोगे, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, मतलब उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या फिर लोअर हाउस। अब दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, राज्यसभा को लोग निम्न सदन मान लेते हैं, जबकि वैसा नहीं है। राज्यसभा ही आपका अपर हाउस है, ठीक है। आगे देखो, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, लास्ट जो थे वो गुरु कौन थे सिख कम्युनिटी के, गुरु गोविंद जी थे, ठीक है। गुरु गोविंद जी जो थे वो अंतिम गुरु थे। अब मैं आपको आंसर देने का टाइम नहीं देता हूँ इस वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं आंसर देने का टाइम देने लगूँ तो वीडियो बंद हो गया, काम यहीं पे 2-4 घंटा का बन जाएगा। आपको वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर पंजाब में। आई होप कितना टाइम सफिशियंट है आपके लिए। तो कुचिपुड़ी जो है ना आपका स्टार्ट हुआ था, या फिर कहाँ का पूछेगा, कहाँ का ये फॉक डांस है, तो आराम से आंध्र प्रदेश का हो गया। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है क्या कुचिपुड़ी, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटनिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने या फिर हार्वे ने। तो देखो ये चीज़ तो क्लियर है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग नाम था इसका, जो भी था। तो विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, 5th नंबर क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ईरानी कप, याद रहना, ईरानी कप कह रहा है आपको, ठीक है। हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो ईरानी कप कहेगा आपसे, सिंपल सा आंसर लगाओगे क्रिकेट, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो हो गया ताकि आप सच में, बच्चे बात पिछली बार बोल रहे थे थोड़ा सा आंसर देने का टाइम दिया करो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ। एक बुक है सनी डेज, इसकी रचना, मतलब किसकी रचना है, किसने लिखा था सनी डेज नामक एक किताब को। डॉक्टर करण सिंह, ये क्या भारत हिंदू, या फिर सुनील गावस्कर, या फिर आर्थर कोएल्सर, ये करके नाम है। किसने लिखा है सनी डेज भाई, तो ये सुनील गावस्कर साहब ने लिखे, याद रहे, सी आंसर सही है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया गया। उतना छोड़ो, कहानी नहीं पढ़ना, ये देखो यहाँ पे एक्स कोबरा वॉरियर जो है ना, किन किन कंट्री के बीच का ये डिफेंस एक्सरसाइज है, ये चीज याद रखो, एक्स कोबरा वॉरियर, ठीक है। याद रहे, ये याद करने का तरीका क्या, कोबरा क्या एक प्रकार का सांप है, और सांप, ये आस्तीन का सांप, मतलब समझ रहे हो, कौन था हमारा आस्तीन का सांप जो हमारे पास आया व्यापार के लिए और हमसे छल कर गया। तो ये यूनाइटेड किंगडम वाले थे, ब्रिटेन वाले, छोटा सा, ठीक है। तो यही सब कोबरा है ये लोग, आस्तीन का सांप है ये लोग। आगे देखते हैं,
सवाल कह रहा 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। फिर कह रहा वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है तो बीच में कौन है। देखो पूछा है बीच में कौन है, ये नहीं पूछा है कि किसका मुख किस डायरेक्शन में है। तो उस सिचुएशन में ये फर्स्ट लाइन को इग्नोर करोगे, किसने किधर मुंह किया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस राइट लेफ्ट को फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैनल बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे हम बैठाएंगे। कह रहे हैं एक्स जो है ना वाई के बाई में है, तो वाई एक्स जो है वाई के बाई मतलब वाई के लेफ्ट में है, ठीक है एक्स। अब ये कह रहा है ये डब्ल्यू जो है जेड के, तो डब्ल्यू और जेड का कुछ अता पता नहीं है, तो हम एक्स और वाई से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उनको बैठा लेते हैं पहले। कह रहा भी जो है ना एक्स के दाई में है, मैंने फिर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। कह रहा है देखो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, यहाँ पे वाई एक्स के बाई में है तो एक्स यहाँ रहेगा और यहाँ पे वाई रहेगा। फिर कह रहे हैं भी जो है एक्स के दाईं ओर है, तो एक्स का राइट इधर होगा तो ये कौन बैठेगा, भी बैठेगा। अब कह रहा है डब्ल्यू वाई के लेफ्ट में है, तो डब्ल्यू को वाई के लेफ्ट में ले जाओगे बिकॉज वाई का लेफ्ट यही होगा। फिर कह रहा है यदि अब जेड के बैठाना है ना, अब देखो डब्ल्यू जेड भी है, डब्ल्यू जो है जेड के राइट में है, तो जेड के राइट है मतलब जेड यहाँ पे रहेगा तभी तो यहाँ डब्ल्यू रहेगा ना। तो कह रहा है जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ठीक है बैठा है बहुत बढ़िया। तो कह रहा है बीच में कौन है, देखो जेड और डब्ल्यू और एक्स और भी, इन दोनों के बीच में आ रहा है एक सिंगल इंसान वाई, वाई बैठेगा बीच में, ठीक है। चलो 9th नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 30 बच्चों की एक कक्षा में सरन शीर्ष से 9th नंबर पर है, 9th रैंक पर है, शीर्ष मतलब टॉप से ऊपर से। मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है, ठीक है। तो तरल मन क्या है भाई, तल से मनीष की रैंक क्या है। ये सवाल ना बड़ा अटपट है, वो सीधे सीधे अगर ऊपर से काउंट करते आओगे ना, तो यहाँ पे बैठा है कौन है, सरन नाम है इसका, सरन, ये 9th नंबर पे है। और नीचे और 5 नीचे जाओगे तो हम 9th में 5 अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, मनीष मिलेगा। मतलब ये ऊपर से काउंट करोगे तो मनीष 14th नंबर पे मिलेगा। तो अब नीचे कितने लोग और बैठे हुए ये चीज़ बताओ मेरे को। टोटल 30 थे, ये दोनों मिलके ऊपर से 14 हो गया मनीष तक, तो नीचे और कितने लोग बैठे, तो नीचे में ऑब्वियसली कितने 16 लोग बैठ गए, ठीक है। तो अब नीचे से काउंट करेंगे तो मनीष का कितना नंबर आएगा, बोलोगे 16, नहीं देखो मनीष को छोड़ के 16 लोग हैं, तो 16 के बाद मनीष को काउंट करोगे तो ये 17th नंबर पे आएगा, नीचे से आ गया ना 17 नंबर। चलो कह रहा देखो 5 है, 5 के बाद 8 है, फिर 20 है, 34 है, 76 है, 142 है। अगला क्या हो जाएगा, अगला सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को रोक के आराम से वेट करो, आप खुद से सॉल्व करो। अब देखते हैं 5 को हमने 8 बनाया किस तरीके से। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, बट 10 तो नहीं है 8 है, तो 2 माइनस करा दोगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या करें सर, तो इस बार हमने क्या किया, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो अभी 20 कैसे बनेगा बोलोगे सर, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 20। 20 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया मिल गया 40, तो अपने को 30 क्या होना 34 बनाना। तो इस बार देखो पहले 2 माइनस फिर 4 प्लस, तो इस बार 6 माइनस कर दो, 34 बन गया, बन गया। पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस करते जाओ, 2 4 6 8 ऐसे मतलब जो सम संख्या है। इस बार 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 68, और इसमें इस बार प्लस करोगे ऐड 8 ऐड करेंगे 76 हो जाएगा। 76 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे नंबर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सोच रहा था ना कि देखो यहाँ पे 142 लाना है अपने को, तो इस बार तो वैल्यू ज़्यादा मिल रहा था, तो ठीक है 142 तो अभी माइनस कराना बाकी है ना इधर 10, तो यहाँ पे 152 होगा। मैं वही सोच रहा था ना कि मेरे दिमाग से उतर गया था कि माइनस भी कराना है, मैं सोच रहा था यहीं पे 152 मिल गया और यहाँ पे 142 है कैसे, तो ये चीज़ दिमाग से उतर गया कि अभी खेला तो असली बाकी है, तो यहाँ पे -10 कराना था। अभी देखो फिर क्या करोगे आप, 142 में इस बार 2 से मल्टीप्लाई करके 14 दूनी 28, 284 आ गया। इस बार प्लस करोगे 12, 296 हो जाएंगे, क्लियर है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल में आराम से देखोगे ना तो एक चीज़ मिलेगा, देखो एक बड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पे ए बी सी कंटिन्यू है ना, ध्यान से देखना ए बी सी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे सी कर दो, तो ए बी सी के बाद यहाँ पे भी मतलब डबल सी की रेपिटेशन हुई तो यहाँ पे डबल सी कर दो, तो फिर डी मिला तो इधर भी डी कर दो। मतलब समझ में आ रहा है आपको, ए बी सी सी डी मिल रहा है, मतलब ए के बाद बी है, बी के बाद डबल सी है, वैसे ही ए के बाद सी फिर डबल सी डी, और या ए बी के पहले ए और फिर डबल सी,
मतलब ए बी डबल सी डी ये फॉर्म कंटिन्यू करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने पहले भरा, सी भरा, फिर डबल सी भरा, फिर हमने ए भरा, फिर हमने सी भरा, फिर सी भरा, डी भरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर देता है बढ़िया से, है ना। तो ओवरऑल क्या मिल रहा है आपको, ये वैल्यू ए बी सी सी डी, ये एक फॉर्म मिल रहा है। 3 बार इस चीज को रिपीट किया गया, 3 बार ना, यहाँ पे मेरे को ध्यान से दे, 1 2 3 4 बार रिपीट किया इस चीज, ठीक है। इस चीज को 4 बार लिखा गया है बस, और कुछ है नहीं सवाल के अंदर। आय कह रहा देखो, अगर ही को 44 लिखते हैं हम लोग, फैट को अगर 54 लिख देते हैं, तो लेट को क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, क्या इसमें किया गया, भी को 44 क्यों किया गया, भी 22 नंबर पे होता है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 आ गया। फिर फैट में देखो एफ क्या है भाई, 6 नंबर पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12, या फिर इनको जोड़ देते डायरेक्टली तो भी आ जाता। 1 नंबर पे आता है ए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, टी आता है 20 नंबर पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40, तो आपको यहाँ पे ऐड करोगे 54, या फिर डायरेक्टली ना हम 6 7 और 20 को ऐड कर लेते तो 27 मिल जाता, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते 54 आ जाता। दोनों तरीका यूज कर सकते थे। जैसे लेट में आप एक एक को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्टली जोड़ दो। एल 12 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, और ये 5 नंबर पे आता है। इनको अगर हम डायरेक्टली जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 6 7 8, और ये 2 2 4 और 1 5, ठीक है, सॉरी 2 1 3, 76 मिल गया। चलो डायरेक्टली आप अलग अलग भी करके जोड़ते ना, 12 दूनी 24, 1 दूनी 2, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, तो भी आपका वैल्यू वही आ जाता। या फिर आप एक ही बार जोड़ लो, मतलब एक ही काम को ऐसे 5 बार करने से अच्छा है कि जोड़ के एक ही बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तेरा नंबर कह रहा है ब्लेंड को अगर हम ये ENHPG लिखते हैं तो विनर को क्या लिखेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। बताओ ऐसे क्या किया हमने इसके अंदर। देखो बी के अंदर हमने क्या कर रखा है, 3 ऐड कर रखा है कि नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ ब्लेंड को, ठीक है। फिर यहाँ ENHPG लिखा हमने, तो बी में हमने पहले क्या कर रखा है, 3 ऐड कर रखा है, एल में +2 कर रखा हमने, ई में +3 कर रखा, और एन में हमने +2 किया, डी में +3 किया। मतलब पहले +3 करो फिर +2 करो, और इस सीरीज को फॉलो करते जाओ। वही काम हम लोग विनर विनर चिकन डिनर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब पहले +3 +2 +3 +2 +3 +2। अभी हमने लिखा तो क्या मिल गया, इससे फायदा कुछ हुआ होगा, फायदा मैं बताता हूँ कैसे। W के बाद क्या होगा, XYZ, हर नंबर पे Z आता है, क्लियर। और R के बाद क्या होता है, T, मतलब स्टार्टिंग में Z और एंड में T आना चाहिए। देखो ये या तो A में है या फिर C में है, लेकिन देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के Z के है और ये Z के है, तो इसके थर्ड वाला और इसका थर्ड वाला डिफरेंट है, तो बस दोनों का थर्ड वाला देख लो। तो N के बाद क्या आएगा, OPQ, ठीक है, तो Q आना चाहिए बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कहानी खत्म, अपना पूरा नहीं करना, हमने बस लिख लिया और आगे पीछे, और जो बीच में अनकॉमन लग रहा है उसको निकाल के बस आंसर कर लेंगे। ओके, कह रहे देखो अगर BOFMOK को लिखते हम लोग हैंडशेक, BOFTAY को लिखते हम लोग शेक आउट, और ZAMTAY को लिखते हम लोग आउट स्मार्ट, ठीक है। तो कह रहे स्मार्टेस्ट को क्या लिखेंगे। इस सवाल को जिसने बना दिया, इस सवाल को जिसने बना दिया वो आज का हीरो है, ठीक है। और ईमानदारी से आपको ना एयरफोर्स की वर्दी की कसम है, जॉब की कसम है, सच सच कमेंट करके बोलना मेरे बताने से पहले कितने कितने लोगों ने इसको सही सही आंसर कर रखा है। मैंने कसम दिया, झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो स्मार्टेस्ट की वैल्यू निकाल दिया, मैं बताता हूँ इसको कैसे बनेगा। देखो आउट स्मार्ट, ठीक है, और ये सेक आउट है। इन दोनों में क्या देखो, बॉफ TAY दोनों में कॉमन है, इसमें TAY कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आउट और आउट कॉमन है, मतलब समझ में आ गया। आउट का मतलब हो गया TAY, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्मार्टेस्ट की वैल्यू, तो स्मार्ट की वैल्यू क्या बच जाएगी, जैम बच जाएगी यहाँ पे, तो स्मार्ट की वैल्यू जैम बच जाएगी। तो स्मार्टेस्ट में जैम वर्ड आएगा, तो जैम जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। देखो जैम इसमें है तो ये वाला करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी EST की वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं इसका पहले यूज ही नहीं किया गया। तो जिसका निकाल सकते हैं उसके भरोसे तो आंसर कर लो ना भाई, जैम के भरोसे हमने कर लिया, ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर देखो कह रहा है VDX है, तो इसको हम रखते हैं EWC, तो WB, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो बस वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो, बस यही कह सकते हैं हम आपको। तो देखो V 22 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, ये 24 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है।
22 प्लस 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27। इन दोनों को भी ऐड करोगे 23 4 27, 24 3 ऐड करोगे 27 मिल जाएगा। मतलब ये 24 के रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपोजिट कहते हैं। आपको अपोजिट समझ में नहीं आता तो ये समझो, जब दो चीजों को जोड़ने पे वैल्यू 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अल्फाबेट में, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो सीधे समझो ये 27 का रूल हो रहा है। मतलब आपको W की वैल्यू 23 होती तो कुछ ऐसा लिखो ना कि 23 में क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 4 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा, तो 4 नंबर पे डी होता है। बी जब 2 नंबर पे होता है ना तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 27 होगा। स्तर कहोगे 25 जोड़ देंगे तो 25 कितने नंबर पे होता है, वाई नंबर पे 25 होता है। क्यू 17 नंबर पे होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे 10 ऐड कर दोगे तो 27 27 बन जाएगा, जो कि 10 नंबर पे जे होता है। तो डी वाई से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कह रहा है श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, तो मोहिनी का राम से क्या संबंध है, ये चीज पूछ रहा आपसे। ठीक है, श्याम कह रहा है रिया का भाई, ओके बना दो श्याम को रिया का भाई, कभी श्याम बन के आ जाओ, ये रिया का भाई। ठीक है, फिर कह रहा है मोहिनी अनुज की माता है ना, तो अनुज का पता ही नहीं तो उसकी माँ कहाँ से आ गई, रहने दो उसको। रिया जो है वो राम की बेटी है, तो ये चीज समझ में आ रहा है, रिया जी जो है वो राम जी की बेटी है। ओके, अनुज जो है ना श्याम का भाई है, अच्छा ये समझ में आ गया, अनुज जो है वो श्याम का भाई है, अनुज हो गया। लेकिन अनुज की माँ का नाम मोहिनी था, तो अनुज की माँ का नाम जब मोहिनी हो गया, ध्यान से सुनना, जब ये श्याम का भाई है तो ऑब्वियसली ये दोनों सब तीनों भाई बहन हो जाएंगे, और राम और मोहिनी दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, तो मोहिनी का राम से क्या संबंध होगा, तो राम से उसकी पत्नी हो गई, करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो 17 कह रहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, बात समझ में आ रही है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, गांव डी गांव सी के पूर्व में है, और गांव डी जो है ना ए की अपेक्षा किस डायरेक्शन में। देखो ऐसे सवाल जब बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो मेरे मेरे में गलतियां निकालते, सर आप बताओ, मैंने मतलब कमेंट भी करते हैं जुबा जुबा, उनको रिप्लाई देने में बड़ा सोचना पड़ता है, क्या देता बड़ा बड़ा रिप्लाई, फिर हम भी आलस से दूसरे काम में लग जाते हैं। वीडियो में समझ लो इस सवाल में, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन मैं पहले बता लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। इस लास्ट लाइन में वो कंफ्यूजन होता है, किसका किसके रिलेटिवली मतलब पूछ रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो कह रहा है वो लिखो, ए जो है बी के पश्चिम में, बी को कहीं भी बैठा लो और बी के वेस्ट में बैठा लो ए को। ठीक है, अब कह रहे हैं ना सी जो है ना गांव ए के साउथ में है, तो ए के साउथ में सी आ गया। अब डी जो होगा सी के ईस्ट में है, ठीक है डी। कह रहा अब ए की अपेक्षा पूछ रहे हैं, अब किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, तो ए पे ग्राफ बना दो। अब जिसकी अपेक्षा कहेगा वहां पे, जिसकी तुलना कही कही की जाएगी वहां से ग्राफ बनाओ। अब वो बच्चा क्या कहता है डी पे भी ग्राफ बना के एक ही पोजीशन निकाल देता है, तो ऐसा नहीं, जिसकी अपेक्षा कहेगा वो। अब ए पे बनाएंगे तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, और साउथ ईस्ट के बीच में ये डी है ना भाई, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अदरवाइज डी के तुलना में निकाल दोगे तो ए तो फिर आपका नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, तो वो आंसर नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ में आ रही हो, तो यही दो दो आंसर निकल जाएगा अगर दिमाग गलत लगाओगे तो, और जो कि दूसरा आंसर गलत निकलेगा, बस समझदारी का फर्क रहेगा उस सिचुएशन में। ठीक है ना, तो ये सभी चीजों पर थोड़ा फोकस करना। कह रहा है देखो एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेट करता है, यदि 15 मिनट स्कूल पहुंचता है 15 मिनट में तो औसत गति क्या होगी। देखो सिंपल सा, स्पीड 1 इंटू क्या मिलता है उसको T1, स्पीड 2 इंटू T2। पहला स्पीड अगर 12 के हिसाब से था तो उसका टाइम क्या था 20, दूसरा अगर क्या अपने स्पीड उसका मान लो स्पीड 2 है तो टाइम क्या है 15। ठीक है, यहीं से निकाल लो, 5 के टेबल से 4 बार में, 5 के टेबल से 3 बार में, और ये 3 के टेबल से 4 बार में, स्पीड 2 हो गया उसका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये मैंने टाइम एंड डायरेक्शन में आपको स्पीड टाइम एंड डायरेक्शन में पढ़ाया था आपको। स्पीड टाइम एंड डायरेक्शन नहीं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं उसको। कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर देंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, इसमें कुछ नहीं करना है, 4 गुना हो जाएगा। कैसे सर, आपने तो रटा है तो आपने कर दिया, हम कैसे करें। देखो मान लेते ना कि पहले अगर इसकी साइड की वैल्यू ए थी तो इसका क्या था, एरिया क्या था, मेरे को ये बताओ, ए स्क्वायर था। अगर इसको दुगना करेंगे तो ये 2a बनेगा, तो मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक साइड का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर था, अब 4a स्क्वायर बन गया, तो पहले से 4 गुना हो गया कि नहीं। बस साइड को 2 गुना करोगे उनका एरिया 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहे हैं इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आप जोड़ते रहो बैठ के, आप इसका ये सब आपका काम है। शायद 9872 मिलना चाहिए, यही मिलेगा।
ये वीडियो को रोक के जोड़ लेना चाहिए था, एक बार जोड़ लो कंफर्म। जरूरी नहीं कि मैंने आंसर बता दिया तो 9872, ये हो सकता है मैंने गलत टाइप कर दिया, तो बैठ के वीडियो को रोक के जोड़ो, ठीक है। 21 नंबर देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 हिस्सा पुत्रों को दिया, पुत्रों को बड़ा कम दे दिया भाई, 1/5 दान कर दिया, ठीक है। अगर नहीं पुत्रों को ज्यादा दे दिया ना, पुत्री को कम कर दिया, बिकॉज 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो पुत्रों को ज्यादा दे रखा है, पुत्री को कम दे रखा है, और 1/5 हिस्सा कह रहा है तो 0.2 खाली हो जाएगा, तो मतलब दान में भी उससे भी कम दे दिया, दान में उससे भी कम दे रखा है 20 पैसा, लड़का को दिया 50 पैसा तो लड़की को दिया 25 पैसा, ठीक है। वो सबसे कोई मतलब नहीं है किसको कितना दिया, बताओ कितना उसने दान कर दिया। मान लो उसने 1/4, 1/2 और 1/5 दान कर दिया, इनका एलसीएम निकाल लो, 20 हो जाएगा, 5 4 5 20, 2 दहिया में 20 और 5 6 20, मतलब 19/20 इसका सही आंसर हो। उसने 19/20 हिस्सा दान कर दिया। अगर पूछता ना दान करने मतलब मतलब कितना भाग दे दिया, देने के बाद कितना बचा, तो 1 - 19/20 कर लेते तो 1/20 आ जाता। बट ये पूछा नहीं आपसे, बस पूछा बताओ उसने कितना दे दिया, ये नहीं पूछा कि अभी कितना बचा है उसके पास। उसने 19/20 हिस्सा दे दिया, उसके पास 1/20 हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन जिसने जितना दिया वो बताना था। एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियां ने सार्वजनिक परीक्षा दी, ठीक है। ये खतरनाक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन। लड़कों का माध्य प्राप्त अंक जो है 40 है, माध्य का मतलब पता है ना, एवरेज कहते हैं, औसत अंक, ठीक है। क्या है भाई 40 है, और लड़कियों का माध्य जो है वो 60 है। ये बताओ ना विद्यालय का औसत प्राप्त अंक क्या था। पहली बात तो ना आपको लड़कों का अलग निकालना होगा और लड़कियों का अलग निकालना होगा, ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। देखो लड़के कितने थे, बॉयज 85 थे, गर्ल्स कितनी थी 35 थी ना ये, तो लड़कों का एवरेज कितना था 40, लड़कियों का एवरेज था 60। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20, 8 के 32, तो 34, मतलब 3400। इसको 6 25 6 18 भी थे 21, मतलब 2100। अब हम अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 5 5500 मिल गया। टोटल लड़की कितनी थी 120, लड़का लड़की मिला के कितने थे तो 120, तो 120 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो डिवाइड है यार, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा सही आंसर। डिवाइड मारो 0 0 कट जाएगा, 12 6 48, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 50 51 52 55 55, ठीक है। 12 50 60, यही हो जाएगा। थोड़ा सा खतरनाक लेवल का हो गया ये, ऑप्शन नंबर सी इसका आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको बड़ा ही अंदाज पे डिवाइड मारा है और ऑप्शन देख के आंसर किया है, बिकॉज इसका नियरेस्ट वैल्यू जो था मैंने उसको आंसर कर दिया, सही भी है, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगी। देखो मान लेते प्रिंसिपल क्या है, मूलधन उसका पी है, मूलधन कितना है उसका, मूलधन पी है, आर रेट मतलब आर रेट से वो क्या होता है 20 साल में 2 गुना होता है, तो ऐसा ही मतलब अमाउंट 2 गुना हो गया, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लोगे तो 2p में से p घटा लोगे तो ऐसा ही भी उसका p ही होगा, मतलब p इंटू आर इंटू टी होता है ना, तो r की वैल्यू r रख दो, टाइम का वैल्यू 20 रख दो, बटा में 100, तो ये हो जाएगा उसका ऐसा ही बराबर p, तो p कट गया तो ये 20 25 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो कह रहा है कितना साल में 4 गुना हो जाएगा, तो p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो t टाइम में 4 गुना जब होगा अमाउंट, ध्यान से सुनना, p मूलधन जब p अगर अमाउंट p है और सॉरी प्रिंसिपल p और अमाउंट अगर 4p है, ठीक है, 4 गुना हो रहा है अगर, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 4p माइनस p, मतलब 3p हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर 3p हो गया, तो 3 3 तो कट जाना है यहाँ से, 5 2 से कट गया, तो t बराबर 60, 60 साल में हो जाएगा वो 4 गुना, ठीक है। चलो 4 घंटियां पहले बजती हैं और फिर क्रमशः 6 7 और 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजते रहती हैं, तो अगली बार सभी घंटियां एक साथ कितने मतलब कितने सेकंड के अंतराल पर बनेगी, तो ऐसे सवाल में चुपचाप इनका एलसीएम निकाला करो, 6 7 8 और 9 का एलसीएम निकाल दो। मेरे को ये देखना है ना, 6 से कट जाएगा 8 6 48, 7 6 42, तो ये 7 से नहीं कटेगा, तो 700 8 7 7 क्या कहते हैं इसको 480 तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज ये 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से हो सकता है, 9 के टेबल से भी नहीं कटेगा, ये 7 के टेबल से कटेगा, 7 7 49 और 7 2 14, हाँ ये कट जाएगा, 6 जगह 24, 8 6 48, ठीक है, और
3 चौके 24, तो 504 मेरे हिसाब से आना चाहिए इनका एलसीएम, बिकॉज यही कट जा रहा है। देखते हैं, तुक्का मैंने मारा, सही है। ठीक है, मैंने बड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करा, बट आप इनका आराम से एलसीएम निकालो। मैंने आंसर लाने के लिए ना मैंने देखो किया क्या ना, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए हो सकता है आपके पास रफ नहीं है, या फिर आपके पास लग रहा है कि एलसीएम आपको नहीं आता, तो सिंपली ये देखो 6 से 7 से 8 से 9 से सबसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन है? 504 ही है जो कि सबसे डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 480 तो नहीं हो रहा, 506 भी नहीं हो रहा। आप करके देख लो, मेरे को 504 मिल गया। कुछ ऐसा जनरली एक ही सवाल मिलता है ना, और वो छोटी संख्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले ना 580 पे दिमाग क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग? क्यों? देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटी संख्या। तो मैं डायरेक्टली 580 पे भी दिमाग लगा सकता था, लेकिन 580 से छोटा 506 या 506 से छोटा 504 है। जब 504 मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल गया जो सबसे कट रहा है, तो ऑब्वियसली वही आंसर सही होगा। ठीक है, एलसीएम में यही करते हैं हम लोग। अब देखो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? कह रहा 12/37 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब इसको क्या कहते हो आप? परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। तो साइन ए, अगर हम लोग ये ट्राइगोनोमेट्री का ये ए एंगल मानते हैं ना, तो ये लंब हो जाएगा 12 और ये 37। मेरे को ये बताओ 12 37 के साथ ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 12 35 37 का ट्रिपलेट नंबर चलता है। आप करके देखो, 12 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर करके क्या कहते हैं इसको, 12 और 35 का स्क्वायर, दोनों का अपना अपना स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, 12 का स्क्वायर करो 35 का स्क्वायर करो, इन दोनों को जोड़ो, जो वैल्यू मिलता है वो 37 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली मेरे को 35 मिल गया। या फिर ये करो 37 का स्क्वायर करके 12 के स्क्वायर में से घटाओ और उसको रूट करोगे तो 35 आ जाएगा। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपसे कॉस ए एंड टैन ए की वैल्यू बताओ आप। तो टैन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है, तो 12/35 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण होता है, तो 35/37 हो जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर क्या बी के अंदर है। देखो मैथ ना कितना कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करते करते सना के जाओगे एग्जाम में। कुछ चीजें होता है ना, जैसे ट्रिक यूज करो, दिमाग यूज कर लो। जैसे मैंने ट्रिपलेट नंबर रट रखा है, मतलब मेरी बात छोड़ो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप रट लोगे। मेरे बहुत सारी ट्रिपलेट नंबर याद है, क्यों? मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत पढ़ाई है, मेरे को याद हो गया। तो मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगी। जैसे मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में भी वही काम किया, मैंने कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। इससे पिछला में भी देखो ये किया मैंने सॉल्व, इसमें मतलब ऐसे ऐसे करके इसमें भी अंदाज पे डिवाइड मारा, आंसर सही आया। वही होता है मैथ में ना, तुक्का नहीं कहते हैं इसको हम लोग, इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं। मतलब लगभग आपका लगभग सही आंसर 99.9% चांसेस होती है सही आंसर होने की। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग रिस्क लेते हैं कम टाइम के अंदर ज़्यादा सवाल बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैथ में यही चले तो बेटर रहेगा और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ऐसे आगे देखो, ये कह रहा है जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है ना 14 नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,40,000 है, खतरनाक है। और 3 साल के बाद क्या होगा? पहला साल 5% बढ़ाओ, दूसरा साल 5% बढ़ाओ, तीसरा साल 5% बढ़ाओ, तो 1 2, फिर यहाँ से 1 2 कटाओ, 2 0 कटाओ, अब बच गया इतना। आप ना 5 2 जा 5 1 जा 5 20 से बार में, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 के टेबल से 21 बार में कट गया। अब ये 2 के टेबल में 2 से और ये 7 से, मतलब 7 1 0 5 21 और 21 को इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब मेरे हिसाब से ना तो मेरे पास जगह है और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला भाई, क्योंकि सबके लास्ट में 0 0 है। ऐसे को सॉल्व करो और मैं लूंगा यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा। 7 × 105 × 21 × 22। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, मेरे को मिली 2324135/2। ठीक है, अब मैं जब 2 से डिवाइड मार रहा हूँ ना, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू मिल रही है 162,067.5। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या कह रहे हैं ना, लगभग कितनी संख्या हो जाएगी? लगभग कह रहा है, तो लगभग ऑप्शन नंबर सी है, 1,62,000। ठीक है, लगभग गुलाम ने निकाल दिया आंसर। 33 नंबर सवाल कह रहा है इस पार्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे को। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आराम से देखो इसमें क्या हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो पहले इसके अंदर ये जो था ऊपर में था, बीच में आ गया, फिर ये नीचे आ गया, तो अभी क्या आ जाएगा? ये ऊपर में जाएगा, सब में ऊपर में। ए के अंदर ऊपर में नहीं है तो नहीं होगा, ए बी और सी और डी हो जाएगा। तो बी सी डी तीनों ऊपर में है। फिर देखो ये ट्राइंगल जब बीच में था, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब समझ रहे हो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो इस बार फिर बीच में आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, ये सीधा था ये उल्टा हो गया, जब ये उल्टा है तो यहाँ पे सीधा आएगा, तो बीच में ट्राइंगल ऐसे सीधा होगा, तो या तो बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, अभी पत्ता कट गया।
ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो फिगर है ना 5 साइड वाला, ये ऊपर में गया सीधा हो गया, ठीक है। अभी देखो ये बीच में है, अब नीचे आएगा तो क्या होगा, देखो पहले ये फर्स्ट वाले में देखो ये जो 5 साइड वाला फिगर है, ध्यान से देखना, अगली बार ऐसा बना है ये, तो ये इसका जब मुंह इधर था तो अगली बार यहाँ पे गया, मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ये डी में नहीं है, डी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो डी सही आंसर है। 28 नंबर देखो, ये तो सिंपल है, सर्कल के अंदर क्या एक प्लस था, तो प्लस के बीच में एक हमने सर्कल डाल दिया। अगर इसके बीच में क्रॉस है तो क्रॉस के बीच में सर्कल नहीं डालेंगे हम लोग, ये वाला डालेंगे, और इसके बीच से क्रॉस करके नहीं गुजारेंगे, तो सी तो मत कर देना आंसर, सी में बीच में से क्रॉस कर दिया, जो कि ए करना होगा, क्योंकि बीच से क्रॉस नहीं गुजारना अपने को, ठीक है। 29 नंबर देखो, इसमें अगला वाला फोटो क्या आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। तो वीडियो को रोक के सोचो आप। देखो ट्रायंगल देखो पहले था, फिर दूसरे नंबर पे आया, फिर देखो पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे, तो अगली बार दूसरे नंबर पे आएगा। तो अभी ऊपर था तो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर, इस बार ट्रायंगल दूसरे नंबर पे नीचे आएगा, और इसके पहले कुछ और फिगर होगा, तो दूसरे नंबर पे ट्रायंगल नीचे में कहाँ पे है, बी के अंदर है, उसके पहले क्या है क्या नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, बीच में बस सेकंड नंबर पे ट्रायंगल आ गया, मिल गया, हमारे लिए वही बहुत है। आगे देखो 30 नंबर सवाल कह रहा है कि अगला सीरीज क्या हो जाएगा इसका। अगला सीरीज देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, फिर दो नीचे की तरफ है, तो फिर ये दोनों ऊपर की तरफ ही होंगे, ठीक है, जो कि या तो क्या हो जाएगा, डी तो नहीं होगा, ठीक है, इसकी तरह होगा, ये ए बी और सी में से कुछ हो सकता है। ये देखो, ये जब राइट साइड में नीचे की तरफ, ये लेफ्ट साइड में ऊपर, ये जब लेफ्ट साइड में ऊपर तो ये राइट साइड में नीचे, अब जब ये राइट साइड में नीचे तो ये लेफ्ट साइड में ऊपर, तो अब बी भी नहीं हो सकता, डी तो पहले ही कट कर दिया, या तो ए या फिर सी। अब नीचे में देखो ये ऐसे ऊपर में है, दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो फिर ये वाला जैसा नीचे होना चाहिए, करेक्ट आंसर ए ही बनेगा इसका। बात समझ में आ गया, कमेंट करके बोलो कितने नंबर आपने सही किए 30 में से। बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप का बेस्ट मॉक टेस्ट A to Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगा आपको, ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी समझ में ना व्हाट्सअप करके पूछ लो, चाहे आप पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहो या फिर आप 600 वाला चाहे 250 की इंग्लिश की बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कम टाइम के ना अंदर बहुत बढ़िया तैयारी करने के लिए बैच आपको बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।